हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पेपर आ चुके हैं जो उनके बारे में डिस्कशन। ये हाल फिलहाल में अभी 2024 में हमारे पेपर हुए हैं और इनमें आए हुए क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पर ही हमारा 20 दिसंबर 2024 को हुआ था हमारा सेकंड शिफ्ट में। इसमें आए हुए जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आज हम सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे यहाँ पर। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी मैथ के क्वेश्चन है सबसे पहले आज हम वो करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है मैथ्स का। एक धनराशि 4 व्यक्तियों ए बी सी डी के बीच 4:7:9 के अनुपात में वितरित की जाती है। यदि सी को बी से 800 रुपये अधिक प्राप्त हुए हों तो डी को प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या दिया है। सी को बी से कितने मिले, 800 अधिक मिले हैं, जबकि यहाँ पर बी को कितना मिला है 7 यूनिट और सी को कितना मिला है 9 यूनिट। तो यहाँ पर सी को कितना यूनिट फालतू मिला है 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू कितना दी है हमें सवाल के अंदर, 2 की वैल्यू दी है यहाँ पर 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 400। अब हमारे से पूछा है कि डी को प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो डी को धनराशि कितनी मिली 3 यूनिट। एक की वैल्यू कितनी 400, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200। 3 चौक 12, 1200। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स का। ये भी रीजनिंग का है, मैथ्स का देखेंगे हम। मैथ्स का क्वेश्चन मिल गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15। 12 और 39 के बीच 12 और 39 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना। कौन सा, जो कि 5 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे। जब कभी भी आपसे औसत पूछ रहा हो और जिस नंबर से विभाज्य कह रहा हो, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है 5 से विभाज्य, तो जो हमारा उत्तर होगा 5 से जरूर कटना चाहिए। अगर आप मतलब ये भी नहीं कर पा रहे हो तो ये चेक कर सकते हो कि जिस नंबर से विभाज्य कह रहा है उत्तर हमारा उससे कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है 28, ये हमारा 5 से नहीं कट रहा तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 5 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और हमारा ऑप्शन डी ही हो सकता है। अगर यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन ऐसा होता तो हम बिना करे उस पर टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर 12 और 39 के बीच की वे सभी प्राकृतिक संख्या चाहिए जो 5 से कटेंगे। तो 12 के बाद सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा जो 5 से कटेगा, तो 12 के बाद आएगा हमारा 15। इसी तरह से 39 से छोटी जो 5 से कटेगी, तो 39 से छोटी कौन सी होगी 35। तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में हम और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये हमारा क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा आपके ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए -1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस कोट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करो। हमारी ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी होती हैं। अगर उनमें से आपको मैं तीनों आइडेंटिटी यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार। पहली आइडेंटिटी होती है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। और बाकी जो 2 आइडेंटिटी और होती है वो इन्हीं से बनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर साइन स्क्वायर से यानी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो दूसरी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर इसको आप कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दूसरी आइडेंटिटी बनेगी आपकी यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अगर आप इसको एक बार कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करोगे तो तीसरी वाली आइडेंटिटी बन जाएगी। वो होती है हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होगा कोसेक स्क्वायर ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने सेक स्क्वायर है, हमारा आंसर देखो यहाँ पर कोट स्क्वायर में और सेक स्क्वायर में। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं। हमें पता 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर है कोसेक स्क्वायर। तो अगर मैं 1 को उधर ले जाऊँ तो हमारा कोट स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर है और ये माइनस का कोट स्क्वायर है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्लस का कोट स्क्वायर है और ये माइनस का कोट स्क्वायर है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा क्या बचेगा सेक स्क्वायर है और एक सेक स्क्वायर है रहा, तो कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 31।
सिम्मी की मां ने पार्टी के लिए 8 लीटर 785 ml सूप बनाया। यदि सूप को 35 लोगों के बीच समान रूप से वितरित किया जाए यानी बांटा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना सूप दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जितना भी ये सूप बना है इसको ml में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 लीटर में होता है 1000 ml, तो 8 लीटर में कितना हो जाएगा 8000। तो इसको सबसे पहले ml में लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8785 ml। और इसको कितने लोगों में बांटना है 35 में, तो इसको हम 35 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड कर लो आप। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5 एकन 5, कितने बचे 3, 5 सत्ते 35, तो कितने बचे 2, 5 पंजे 25, फिर बचा 3 और 5 सत्ते 35। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो कितने बचे 3, 7 पंजे 35 और 7 एकन 7, तो कितना ml आ गया हमारा 251 ml। तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा 251 ml मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल खरीदता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति 5 रुपये में 6 पेंसिल खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेंसिल बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कैसे लिखना है आपको, तो एक तरफ लिखेंगे आप आर्टिकल यानी वस्तुओं की संख्या और दूसरी तरफ लिखेंगे आप यहाँ पर प्राइस। तो इधर लेंगे आप वस्तुओं की संख्या, इधर लिखेंगे प्राइस। तो पहले उसने क्या किया, 5 रुपये में कितना लाया 6, यानी 5 रुपये में 6 पेंसिल वो लेकर आया, जिसको बोलते हैं हम CP। और अगली बार वो 6 रुपये में 5 पेंसिल बेच रहा है, यानी 6 रुपये में कितनी पेंसिल बेच रहा है 5, तो इसको क्या बोलेंगे, अगर बेच रहा है तो SP। हम क्या करेंगे, इस नंबर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 पंजे 25, और इस नंबर की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 छंग 36। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 25 रुपये में वो लेकर आया और 36 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का उसे लाभ हो रहा है तो उसे 11 रुपये का लाभ हो रहा है। हमें निकालना परसेंटेज। तो माल कितना खरीदा था उसने 25 रुपये का, परसेंटेज बनाने के लिए गुना करेंगे 100 की, 25 चौका 100 और 11 चौक कितना हो जाएगा 44, तो 44% का उसे लाभ होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 35। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए जिसका क्रय मूल्य उसके लिए 153 रुपये है। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आ रहा हो, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूँ तो उससे लगभग आप सभी सवाल कर सकते हो। जब कभी उसने क्रय मूल्य ना दे रखा हो तो आप उसको 100 मान सकते हो। चलो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हो हम। CP ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट को 100 में ऐड करेंगे और जो भी डिस्काउंट होगा उसे 100 में से माइनस करेंगे और बराबर क्या लिखेंगे MP। ये फॉर्मूला आप याद कर रख सकते हो, लगभग आपका सभी क्वेश्चन में लग जाएगा। तो यहाँ पर CP कितना दिया उसने 153 रुपये। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 में 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। और डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं यहाँ पर 15% का, तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 और बराबर क्या लिखेंगे MP। तो यहाँ से डायरेक्ट आप आंसर ले सकते हो। तो इसको सबसे पहले 5 से काट लेते हैं। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 17 और 5 से इसको काटेंगे, 0 को काट सकते हो तो कितना आएगा 2, ये रह जाएगा हमारा 24। अब 17 से पूरा इसको डिवाइड कर सकते हो, तो कितना चलेगा 17 निम्मा 153, तो कितना आ जाएगा 9। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 12 के 9 की 12 में करेंगे फिर 2 में, तो 12 निम्मा कितना हो जाएगा 108 और 108 दूनी कितना हो जाएगा 216। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं, सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं कह रहा है वो आपको लिखनी पड़ेंगी और औसत का जो तरीका होता है सबको ऐड करेंगे और जितनी भी संख्याओं का आप औसत निकाल रहे हो उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 बाई 1 सभी संख्या लिखते हैं। सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी होती है 2, उसके बाद कौन सी आएगी 3, हमें कितनी संख्या को निकालना 10 का, 3 के बाद कौन सी आएगी 5, फिर कौन सी आएगी 7 और 7 के बाद कौन सी 11, 11 के बाद कौन सी 13, फिर हमारा आएगा 17
18 कट जाएगा, 19 फिर 19 आएगा, 20 भी कटेगा, 21 भी, 22 भी, फिर आएगा 23। तो पहले इतने गिन सकते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या और चाहिए अभी हमें, 23, 24 कट जाएगा, 25 26 27 28 29। सबसे पहले आपको इनको ऐड करना है, फिर 10 से डिवाइड करेंगे। तो 9 और 3 12, और 12 और 3 कितना हो गया, 12 और 9, 12 9 कितना हो गया 21, 21 से 7 28, 28 3 31, 31 और 1 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47 और 2 49। यानी लास्ट में कितना मिलेगा 9। हमें पता है इसको 10 से डिवाइड करना, ऐड करने के बाद तो पॉइंट हमारा यहाँ मिलेगा। तो आप चाहो तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं इसको, नहीं तो पूरा ऐड भी कर सकते हो। 49 का 9 का लिखा है, हासिल कितने बचे हमारे पास 4, 4 2 6 और 2 8, एक 9 और एक 10 11 12, तो यहाँ पर 12 लिख सकते हो। जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। एक अंक के बाद, एक के बाद जितनी जीरो होती है पॉइंट उतनी अंकों के बाद आता है राइट हैंड से, तो 12.9। अगला सवाल देखते हैं। कल हम इसी सेट के रीजनिंग के सभी सवाल देखेंगे, आज हम सिर्फ मैथ के क्वेश्चन देख रहे हैं। ये हमारा आ गया इस बार DI का। यहाँ पर देखो उन्होंने पाई चार्ट दिया कौन सर्किल वाला, पहले अच्छे से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिया इसने दिया है भौतिक विज्ञान, ये फिजिक्स दिया है, और जो हमारे ये वाला पार्ट है ये है केमिस्ट्री, और येलो वाला इंग्लिश वाला पार्ट है, और जो ब्लू वाला है मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो कितना कितना परसेंट है यहाँ पर, फिजिक्स की परसेंटेज 25 है, केमिस्ट्री की कितना 15, और इंग्लिश की 10% है यहाँ पर, और मैथमेटिक्स की 50%। सवाल में देखें क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर। यदि ए छात्र का नाम उसने ए रखा है, उसने कुल प्राप्त कितने करे अंक 260। तो पूछ रहा है हमारे में परीक्षा में भौतिक विज्ञान और अंग्रेजी में छात्र द्वारा कितने अंक प्राप्त किए गए। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करूँ इन दोनों में, फिजिक्स में और किस में कहा उसने, अंग्रेजी में, फिजिक्स में और अंग्रेजी में। फिजिक्स में यहाँ पर कितना है 25%, और अंग्रेजी में कितना है 10%। तो टोटल इन दोनों की बात करा 35% प्राप्त करें। अगर हमारे से वो परसेंटेज में पूछता तो 35% हमारा उत्तर आ जाता। अब उसने कहा है उसने कुल कितने प्राप्त करे अंक 260, तो इन दो में कितने करें, तो हम क्या करेंगे 260 का निकाल लेंगे यहाँ पर हम 35%। तो 260 गुना 35 और बटे में कितना लिखेंगे 100। एक जीरो से जीरो कट गई, इसको 2 से कटेंगे तो कितना आएगा 5, 2 से कटेंगे यहाँ पे कितना आएगा 13, और 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, 13 7 कितना हो जाएगा 91, 91। तो इन दोनों में उसने कितने प्राप्त करे 91 अंक। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस बार आ गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का ही। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जानते होंगे यहाँ पर वी बोर्ड मास जो होता है इसके अकॉर्डिंग पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। वी बोर्ड मास यानी अगर क्वेश्चन के अंदर हमारा बार दे रखो सबसे पहले उसको हल करते हैं, अगर फिर ब्रैकेट दिया तो उसको करते हैं सोल्व। ओ का मतलब होता है यहाँ पर ऑफ यानी का, अगर क्वेश्चन के अंदर का लिखा है तो उसको सोल्व करते हैं। डी मतलब अगर भाग है तो भाग को सोल्व करते हैं। एम मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना को सोल्व करें। इस तरह ए जोड़ को और एस सब्ट्रैक्शन को घटाने को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी जो पार्ट लिखा है इसको रहने दो एच डी, जो इसके इधर लिखा है ब्रैकेट के अंदर इसको सोल्व कर लेते हैं। तो कितना लिखा है 4/5 और प्लस कितना लिखा है 1/10। तो एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ पर कितना आ गया 10, 5 से डिवाइड करेंगे 5 दूनी 2 चौका 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 और प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9/10। तो हमने ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करा, कितना आया 9/10, और हमें डिवाइड भी किसको करना है 9/10 को। जब हम पता पूरे को पूरे से डिवाइड करेंगे यानी एक जैसे नंबर को जब डिवाइड कर दें तो वैल्यू कितनी आएगी हमेशा 1। चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कितना आता है 9/10, और डिवाइड किससे करना, हमें ब्रैकेट में जो हमने सोल्व करा वो भी कितना है 9/10। जब पूरे से पूरे को डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी हमारा फिर से किसका आएगा सिंप्लीफिकेशन में। ये तो और भी आसान है, यहाँ पर ये देखो प्लस का 6 माइनस का 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 36। तो ऑप्शन नंबर ए। ये कोडिंग डिकोडिंग का है, साइंस का है। ये बहुत अच्छा सवाल दिया, इसको देखते हैं। 50 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक आयत की भुजाओं का अनुपात दिया कितना 1:4, और कह रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी जो भी आयत का क्षेत्रफल आएगा वही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा।
तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। और हमें पता है जब वर्ग का परिमाप निकाल रहे हो तो 4 गुना भुजा कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल। उसने हमें आयत का परिमाप दिया है कितना, 50, और भुजाओं का अनुपात कितना, 1:4। हम जानते हैं कि परिमाप जब भी निकालते हैं सभी भुजाओं को जोड़ते हैं। और हमें पता आयत की बात करें, भुजाएं कितनी, 4 है। और यहाँ पर 2 भुजाओं का अनुपात दिया है, तो इसका मतलब परिमाप को पहले आधा करेंगे हम। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर परिमाप को मैं आधा करूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5। हमने केवल 2 भुजा जोड़ी, जबकि 4 जोड़नी थी हमें। इसको भी ऐड करेंगे तो आधा कर लो या इसको डबल कर लो, क्योंकि हमें पता परिमाप निकालना है तो 4 भुजाओं को जोड़ते हैं। तो आयत में क्या करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई को अगर ऐड करते हैं फिर डबल भी करते हैं, या तो इसको आप डबल भी करो। ये हो गया आयत का परिमाप, कितना दिया है, 50। यानी कितना हो जाए, 2 5 10, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 50। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5 यहाँ पर। अगर मैं भुजाओं की बात करूँ, एक भुजा हमारी 5 हो गई और दूसरी भुजा कितनी हो गई, 20। हमारे पास भुजाएं आ गई। अब हम पता, अगर मुझे क्षेत्रफल निकालना आयत का, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी। तो 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100। ये मैंने आयत का क्षेत्रफल निकाला, कितना हो गया, 100। ये किसके बराबर है, वर्ग के। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। यानी अगर मैं वर्ग की भुजा की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 10। लेकिन उसने पूछा वर्ग का परिमाप बताओ। अगर मुझे परिमाप निकालना है तो मैं पता वर्ग का परिमाप कितना हो, 4 गुना भुजा, यानी सारी भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो वर्ग में भी कितनी भुजा होती है, 4। और एक भुजा कितनी है, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी बहुत अच्छा दिया इन्होंने यहाँ पर। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक अंत्यकोण 165 डिग्री है। जब कभी भी हमारे से भुजाओं की संख्या निकालना तो आप कोशिश कीजिए बाह्य कोण आपको पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है। अंत्यकोण और बाह्य कोण का जोड़ हमेशा जो होता है वो होता है 180 डिग्री। अंत्यकोण को मैंने आई लिख दिया और बाह्य कोण को मैंने ई लिख दिया। ये हमेशा सम दोनों को होता है 180 डिग्री। और जितने भी बाह्य कोण हैं उन सभी बाह्य कोण का अगर मैं जोड़ की बस, का मतलब है जोड़, और मैंने लिख दिया यहाँ पर ई। सभी बाह्य कोण का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। आप ये 2 बात याद रख सकते हो। अगर कभी भुजाओं की संख्या निकालना हो तो सारे बाह्य कोण के जोड़ को आप एक बाह्य कोण से अगर डिवाइड करोगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ से भुजाएं निकालना आसान है। तो 360 को अगर मैं बाह्य कोण से डिवाइड कर दूँ तो भुजाओं की संख्या आ जाएगा। यहाँ से ईजी है निकालना। तो जब कभी भी अंत्य कोण दे रखा हो आपको तो सबसे पहले बाह्य कोण निकालिए, क्योंकि दोनों कोण कितना होता है, दोनों का 180। अगर अंत्य कोण आपका 165 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, इसको आप 180 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। हमेशा जब कभी भी आपसे भुजाओं की संख्या निकाल रहे हो तो कोशिश कीजिए आप बाह्य कोण निकालो। अगर आप निकाल सकते हो जल्दी हो जाएगा। तो बाह्य कोण कितना है, 15। और सभी बाह्य कोण का जोड़ कितना है, 360। तो भुजाओं की संख्या कितना आ जाएगा आपका, 360 को डिवाइड करेंगे किससे, 15 से। जब 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, कितना बचा 6, और 15 चौका 60। तो 24 आ जाएगा भुजाओं की संख्या, 24। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पूछ रहे हैं यहाँ पर कौन सी एक अभाज्य संख्या है। हमें पता है जो किसी से डिवाइड नहीं होगी वो हमारी अभाज्य संख्या होती। तो इसे आप देख सकते हो यहाँ पर 373। ट्राई कर लेना घर पर एक बार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर 66। नयन एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है और तरुण नयन से 25% अधिक कुशल है। जो अधिक कुशल है वो काम को और भी जल्दी कर लेगा। तरुण को उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिसका भी काम दिया, नयन कितने दिन में कर रहा है, इसको 25 दिन में कर रहा है, आप वो लिख लीजिए। अब किसका पूछ रहा है, तरुण का। तरुण कह रहा है तरुण जो है नयन से 25% अधिक कुशल है। तो आप एक वैल्यू 100% मानिए, मतलब ये 100% है। दूसरा कितना हो गया, अगर वो अधिक कह रहा तो 125% हो जाएगा। हमें पता जो अधिक कुशल है वो कम समय लेगा। अगर वैल्यू को आपको कम करना है तो ऊपर वैल्यू कम रखी, यानी आप याद रख सकते हो ऊपर 100 रखेंगे हमेशा। अगर अधिक कह रहा है तो उसको 100 में ऐड करेंगे, और कम कह रहा है तो 100 में माइनस करेंगे। 25% अधिक का मतलब 125 लिखेंगे आप यहाँ पर। तो इसे सोल्व करेंगे, 25 पंजे 125 और 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो कितना आएगा, 20 दिन। ये आप ट्रिक याद रख सकते हो। ये सवाल भी अच्छा है, इसको देखेंगे अब हम। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को अधिकतम कुल अंकों में से 780 अंक प्राप्त करना है। मतलब इतना उसे लाना पड़ेगा अगर पास होना। अगर एक नंबर भी कम हो तो फेल हो जाएगा, ये अनिवार्य है। अब सोनल ने एक परीक्षा दी और उसके नंबर कितना है यहाँ पर, 728 नंबर आए।
जिसकी वजह से वो 5% से फेल हो गए। अब हमें पता जब 780 से कम आ रहे तो फेल तो होना ही पड़ेगा उसे, और फेल होने की परसेंटेज कितनी थी? 5%। तो कहा है एक विद्यार्थी परीक्षा में अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त कर सकता है, मतलब मैक्सिमम पूछा 100% की वैल्यू। अब आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले 780 नंबर उसे लाने थे और उसके कितना है 728, तो कितने नंबर से फेल हुए? अगर मैं नंबरों की बात करूँ, अंकों की बात करूँ, तो कितने नंबर से फेल है? तो 780 में से आप माइनस करें कितना? 728। तो टोटल नंबर कितने लाने थे उसे? 780, आए कितने? 728। तो कितने नंबर से फेल हुई? 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 2, और 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5। तो 52 नंबर आए उसके, यानी 52 नंबर से फेल हुई। तो ये वैल्यू किसकी होगी? 5% की वैल्यू हो गई है। और अगर मुझे अधिकतम लेना तो समय बनाना है 100%, तो 20 की गुना कर देंगे दोनों ओर। तो 20 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। और 20 की इधर भी करेंगे, जीरो एज इट रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना हो जाएगा? 1040। तो यही हमारे से पूछा गया था। इस बार हमारा कौन सा आगे? साधारण ब्याज का। एक महिला ने 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 85,000 का निवेश किया। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष बाद प्राप्त होगी। तो उसने हमारे से मिश्र धन पूछा है। हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष साधन ब्याज बराबर होता है, तो हमें पता हर साल उसे कितना मिला? 7.5%। और 4 वर्ष में कितना मिलेगा? सबसे पहले 4 की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, सबसे पहले 4 की इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 सत्ते 28, और 1.5 में करेंगे 2 और आ जाएगा, तो 30% आएगा। इसका मतलब उसे जो है 4 साल में 30% मिलेगा। बस आपको क्या करना है? 85 का या तो आप डायरेक्ट 130% निकाल लो, और या आप क्या कर सकते हैं, या पहले 30% निकाल लो फिर ऐड करना पड़ेगा, या 130 निकालो, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो 85,000 का 30% निकाल लेते हैं। 85,000 का 30% निकालते हैं, गुना 30, और बटे में कितना आएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 एज इट इज रहेंगे, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25। तो 25,500 रुपये का उसे ब्याज मिलेगा। 85,000 में इसको ऐड कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रित धन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते 2 जीरो तो हमारी आने आना, तीसरे नंबर पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप इकाई के अंक से भी क्या कर सकते हो, जब ऐड करोगे देखो 2 जीरो तो आने आना है, और तीसरा अंक हमारा कितना है? 5 है, यानी 500 तो लास्ट में आने आना, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। एक्स में से एक्स का 90% घटाना है। एक्स में से एक्स का 90% घटाना एक्स को किससे गुना करने के समतुल्य है। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं सवाल के अंदर। यहाँ पर एक्स में से एक्स का, तो एक्स में से एक्स का 90% घटाओ, एक्स माइनस एक्स का 90%, तो गुना 90 बटे में कितना लिखेंगे? 100। तो कितना आ जाएगा? ये तो हमारा एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 0.9x। तो जब घटाओगे आप कितना आएगा? 0.1x आएगा। तो आप साफ साफ देख सकते हो ये एक्स में किसके गुना के बराबर? 0.1 के बराबर है, तो ये उत्तर हो जाएगा। ये हमारा रीजनिंग के आगे बाद में करेंगे, ये फिर से मैथमेटिक्स का है। 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले एक समषटभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलो इसको करते हैं भाई। सबसे पहले हम समषटभुज बनाते हैं। यहाँ पर हम ये मैंने 5 भुजा वाली आकृति बना ली, 6 वाली बनाएंगे। हम जानते हैं एक समषटभुज के अंदर हमारे 6 समबाहु त्रिभुज बनेंगे। सबसे पहले हम उनको बना लेते हैं। यहाँ पर ये इसका सेंटर हुआ, एक समबाहु त्रिभुज ये बनेगा, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये बन जाएगा, और 5 और 6 हमारे समबाहु त्रिभुज बनेंगे। और हमें अगर समषटभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एक समबाहु त्रिभुज का निकाल कर उसमें 6 की गुना कर देंगे। तो 6 मल्टीप्लाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, और जो भी भुजा होती है उसका स्क्वायर करते हैं। और यहाँ पर भुजा कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू रख देंगे हम 6। तो कितना हो जाएगा? 6 गुना √3/4, और 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 6 छंग कितना हो जाएगा? 36। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9, और 6 में कितना हो जाएगा? 54। तो 54/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें आप एक ट्रिक भी याद रख सकते हो, जब कभी भी आपसे समषटभुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हो तो हमारा ऑप्शन हमेशा 6 से कटना चाहिए, और साथ में √3 भी होना चाहिए। आप ये भी याद रख सकते हो।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 40:35 समानुपात 35 अनुपात के अगर ये हो तो k-1 का मान ज्ञात करना है। ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, रीजनिंग का नहीं है। तो हम जानते हैं यहाँ पर अंदर अंदर की गुना होती है बाहर बाहर की गुना के बराबर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर 40 गुना के बराबर किसके हो जाएगा 35 का स्क्वायर, यानी 35 गुना 35। यहाँ से पहले हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो के बराबर हो जाएगा हमारा 35 मल्टीप्लाई 35 और बटे में कितना हो जाएगा 40। 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 5 × 40 और 5 से कटेंगे कितना आएगा 7। 7 की गुना कर लेंगे ऊपर, 7 पंजे 35, हासिल कितने बचे 3, 7 × 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। 245 बटे कितना हो जाएगा 8। अब हमें निकालना k-1 9। हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी k-1 तो ये हो जाएगा हमारा 245 बटे में कितना है 8 और -1। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 8, इसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। डायरेक्ट कर सकते हो या पहले एलसीएम लेके माइनस कर लो। माइनस हो जाएगा 8, तो कितना बचेगा 15 में से 8 गए 7। चाहो तो आप इकाई अंक भी देख सकते हो ऊपर की तरफ, जिसमें भी 7 आएगा वही उत्तर होगा। अब बाकी आप घटाना चाहो घटा भी सकते हो। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74। कोई धनराशि 20% वार्षिक साधन ब्याज की दर पर कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। देखो, दोगुनी होने का मतलब है आपको जितनी धनराशि ब्याज में उतना मिलना चाहिए, यानी कह सकते हैं हमारा ब्याज 100% होना चाहिए। आप खुद बताओ, हर एक साल में कितना मिल रहा है 20%, इसको 100% होने के लिए कितना चाहिए, कितना परसेंट, यानी कितने की मल्टीप्लाई करेंगे आप। हर एक साल में 20% हो रहा, तो 100% होने के लिए 5 की गुना करोगे तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा 5 वर्ष। क्योंकि हमें पता है दोगुनी होने का मतलब है जितनी धनराशि हमारी 100% है तो ब्याज भी 100% मिलना चाहिए। और हमारा हर साल कितना मिल रहा है 20% मिल रहा है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा 100%। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये हमारा साइंस का हो गया, ये आयु वाला आ गया। यहाँ पर अमित, एक क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 77। अमिता और अमित की आयु का योग अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है, तो अमृता अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो इसको डायरेक्ट हम इनका नाम ABCD रख देते हैं और उसके हिसाब से करते हैं। हमने अमित को बोल दिया A और अमिता को मैंने बोल दिया B। तो क्या बोला इसने, अमिता और अमित की आयु का योग। अमिता को हमने B कहा है, तो अमिता और अमृता को बोलते हैं हम C। इसका नाम हमने A रखा, इसका B और इसका नाम हमने रख दिया C यहाँ पर। तो बोला उसने अमिता और अमित और अमिता की आयु का योग अमिता और अमृता की आयु के योग से 15 वर्ष अधिक है। तो हमें पता है ये पहले से 15 वर्ष अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए 15 इधर जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर B से B कैंसिल हो जाएगा, तो A + C हमारा किसके इक्वल आ गया, 15 के इक्वल आ गया। अब हमारे से क्या पूछा अमृता, जो अमृता है अमित से कितने वर्ष छोटी है। तो साफ साफ नजर आ रहा छोटी है, बड़ी का मतलब भी क्या होता है अंतर ही होता है, तो कितना होगा 15 वर्ष छोटी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 84 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसको देखें कैसे करें। यहाँ पर 2 पाइप X और Y एक टंकी को क्रम से 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह ज्ञात होता है कि टंकी की तली में रिसाव यानी छेद होने के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख लेना, यहाँ पर घंटे दिया है और यहाँ पर मिनट दिया है। जब टंकी पूरी भरी हुई हो तो उस दौरान कोई पाइप खुला न हो तो जो छेद रिसाव है उस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। तो उसने कहा जितना समय दोनों ले रहे, अगर साथ में ये भी आ जाएगा तो 48 मिनट अधिक लगेंगे, क्योंकि ये छेद है जिसकी वजह से पानी यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेते हैं और देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका नाम रख दिया हमने A, जो कि 21 घंटे ले रहा है, और दूसरा पाइप है B जो कि 24 घंटे ले रहा है। अगर मैं दोनों का एलसीएम लूँ, यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखो, यानी 24 में यहाँ पर कौन आ रहा है 3 आ रहा है, यानी 8 और 3 का मल्टीप्लाई या 7 और 3 का। तो हमें पता है 7 की कमी, तो 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें हम 24 में, तो कितना आ जाएगा 168। तो 21 अट्ठे कितना हो जाएगा 168 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा 168। इसका मतलब जो हमारा A नल है ये हर एक घंटे में 8 लीटर पानी भरेगा और B नल हमारा 7 लीटर पानी भरेगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ कितना समय लेंगे दोनों, तो 168 और बटे में 8 और 7 कितना हो जाएगा 15।
इन दोनों को ऐड करेंगे। हर एक घंटे में 8 भर रहे नहीं, ये 8 ही 7 तो 15। ये हमारा इतने घंटे आ चुका है। और हमें पता है जो तीसरा नल है वो हर एक मिनट वो क्या करे 48 मिनट अधिक लेता है। तो इसका मतलब अगर मैं सी का टाइम निकाल लूँ यहाँ पर तो 48, इसको भी घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपन में लिखेंगे 60। सबसे पहले इन दोनों को इक्वल कर लो, 4 से काट लो, 4 से काटेंगे 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना बचेगा 15। अब नीचे का नंबर सेम हो गया तो ऊपर ऐड करना आसान हो जाएगा। नीचे 15 है और 168 में 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 180। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 घंटे। तो मैंने यहाँ पर सी का टाइम निकाल लिया कि सी को जो है ना 12 घंटे लगते हैं अगर उनके साथ में काम करेगा। मतलब ए बी सी के साथ मिलकर करेगा तो टोटल टाइम कितना लेंगे 12 घंटे लेंगे। तो इस डायग्राम को अगेन फिर से बना लेते हैं हम। यहाँ पर हमें पता है ये कितना टाइम ले रहा है 21 घंटे, ये कितना ले रहा है 24। अगर तीनों साथ में हो जाएंगे तो कितना समय लेंगे 12 घंटे। ये ए है, ये बी और डिस्चार्ज आ रहा है यहाँ पर, यानी ए प्लस बी जो पानी निकाल रहा है उसको माइनस कर दिया हमने यहाँ पर। और हमें पता है टोटल कितना है यहाँ पर 168। यहाँ कितना आया था 8 और ये कितना 7। 12 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए जो है हर एक घंटे में 8 लीटर पानी भर रहा है और बी 7 लीटर और तीनों मिलकर 14 लीटर पानी भर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ये हर एक घंटे में 15 भर रहे और तीनों भर रहे हर एक घंटे में कितना 14। इसका मतलब है सी हर एक घंटे में 1 लीटर पानी निकाल रहा है। तो अब खुद बताइए आप 168 लीटर पानी निकालने में इसकी हर एक मिनट में हर एक घंटे में एक लीटर निकालता है। तो 168 लीटर निकालने में उसको 168 ही घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अच्छा सवाल है, आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो दोबारा देख सकते हो। ये समीकरणों वाला भी आ सकता है। यहाँ पर समीकरणों के युग्म दे रखे। यहाँ पर अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन दे रखी हो आपको रैखिक समीकरण, तो समीकरणों के बारे में कैसे ज्ञात करेंगे। समीकरण के अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या कोई अद्वितीय हल होगा। तो मैं सबसे पहले उसकी कंडीशन लिख देता हूँ, आप वो याद रख सकते हो। अगर दो इक्वेशन ऐसी दी यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 और इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है हमारी a2x प्लस b2y प्लस C2 और बराबर कितना है 0। अगर कभी आपको इस रूप की दो समीकरण दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले रिलेशन निकाल लेंगे। यहाँ पर हम a1/a2 फिर b1/b2। अगर हमारा a1/a2 और बराबर नहीं है b1/b2 तो याद रखना उसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी एक हल होगा। इसका मतलब ये एक अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। ये पहली कंडीशन है। अगर हमारा a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 तो इसका मतलब क्या होगा, उस केस में समीकरण के हमारे कितने हल होंगे उस कंडीशन में कोई भी हल नहीं होगा, यानी 0, कोई भी हल नहीं होगा, याद रख सकते हो आप। लेकिन अगर ये तीनों इक्वल होते, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ a1/a2 और बराबर है हमारा b1/b2 और बराबर है c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर अनंत हल होंगे, याद रख सकते हो आप कितने होंगे अनंत हल। ये तीनों कंडीशन आप लिख सकते हो। इस केस में एक हल होगा। अगर हमारा c1/c2 बराबर नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये तीनों बराबर है तो अनंत हल होंगे। इस केस में अगर समीकरण की बात करूँ हमारी जो रेखा है वो किस तरह की होंगी, जो हमारी रेखा है वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इस तरह से होंगी। यानी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे और यहाँ पर एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी कभी नहीं काटेंगे, और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर होंगी रेखाएं। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैं इन कंडीशन को मिटा देता हूँ, दोबारा से क्वेश्चन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेके इन कंडीशन को उतार सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले a1/a2। यहाँ पर a1 की वैल्यू कितना 3 और a2 की वैल्यू कितना -6। इसको सोल्व कर लो। अब कितना आ गया यहाँ पर -1/2 और b1/b2 की वैल्यू मैं यहाँ सोल्व करता हूँ -5 और ये कितना 10। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ गया -1/2। ये भी इक्वल आया है। c1/c2 देखेंगे, ये कितना 7 और वो भी कितना 7, तो ये कितना आएगा 1। तो हमने क्या देखा यहाँ पर a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो उस केस में क्या होगा, मैंने बताया कि कोई हल नहीं होगा क्योंकि रेखाएं पैरेलल होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पर देखने में अजीब से लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। यदि ये बराबर ये है तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लगेंगे हमारी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो आप इधरली तरफ देखिए बस, इसको एक बार ए प्लस बी करो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। डायरेक्ट नज़र आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 10,000। और एक बार इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखेंगे यहाँ पर। तो 12 में से 8 गए, कितने बचे 4, 7 में से 1 गया, कितने बचेंगे 6, और कितना आएगा 99। अब यहाँ पे डायरेक्ट आप कंपेयर करो तो हमारा पता इससे ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट हमारी नज़र आ रही है, कितना आ गया 9964। तो ऑप्शन नंबर 1 ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से लिखा हमने, एक बार इनको जोड़ दिया और एक बार घटा दिया। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकंड का समय लेती है पार करने में, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है। तो डायरेक्ट हम चाल बराबर दूरी बटे समय फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर चाल बराबर, चाल कितनी हमारी 90, हमें पता है यहाँ पर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी। तो जब कभी भी मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई करेंगे कन्वर्ट, तो 5/18 से गुना करेंगे यहाँ पर। तो चाल बराबर दूरी, दूरी हमें निकालना तो डी लिख सकते हैं, और समय कितने ले रहा है 5 सेकंड। तो 18 पंजे कितना हो गया 90, यानी 5, 5 पंजे 25, और 5 की मल्टीप्लाई और करोगे तो कितना हो जाएगा 125। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 125 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर हम, ये हमारा रीजनिंग आ गया, फिजिक्स का है क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100 क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर पूछ रहा है कौन सा होगा। तो इसका तरीका क्या होता है, या तो आप बेस को इक्वल कर लीजिए, जो बेस है तो हमारा डायरेक्ट देखना ईजी हो जाएगा। कोशिश ये करते हैं जो बेस है उसको इक्वल करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर बेस देखो कितना हमारा, या तो इसको आप 4 की पावर में शिफ्ट कर लो या 2 की पावर में शिफ्ट कर लो। चलो इसको हम 2 की, सबसे हम लोवेस्ट पावर जो होता है उसी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर 2 की पावर में शिफ्ट कर लेता हूँ। 4 को मैं क्या लिखूँगा 2 की पावर 2, और पहले से ही कितना यहाँ पर 50 है, तो 2 की पावर 2 और ऊपर कितना इसके 50। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 की पावर हो जाएगा हमारा 100, और ये पहले से ही हमारा दूसरा वाला 2 की पावर 100 है, तो दोनों तो इक्वल हो गए। अब इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 4, और उसकी पावर कितना है 25। और हम पता पावर की जब पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 100। तो ये भी इसके इक्वल आ गया, तो तीनों के तीनों यहाँ पर क्या है समान है। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।